भूलने की बीमारी। जो भी पढ़ते हैं, जो भी याद करते हैं, वो भूल जाता है। सिलेबस बड़ा है, पढ़ते ही वो दिमाग में रहे, ऐसा कुछ तरीका यदि मिल जाए तो काम हो सकता है। तो आज का डायरेक्शन हमारा यही रहेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, और मुझे लगता है कि शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस आपको कुछ तरीके में बदलाव करना है। पढ़ना, आप जो अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, एग्जाम पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ना है। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली चीज है, एक पानी की टंकी है, ठीक है? उस पानी की टंकी में हम पानी क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। नीचे से पाइप गई, ऊपर से पानी भरा जा रहा है, लेकिन साथ ही हमने उसका वाल्व भी खोल दिया है नीचे वाला, तो ये पानी नीचे नीचे बहता भी जा रहा है। इसको भरने में समय भी लगेगा, और शायद ये कभी भी फुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितना पानी नीचे से निकलता ही जा रहा है, भरता जा रहा है, निकलता रहा, जिस स्पीड से ऊपर भर रहा है उसी स्पीड से ये निकलता भी जा रहा है। तो लीकेज है यहाँ पे। कई बार लीकेज एक नहीं, दो लीकेज, एक लीकेज और बना देते हैं, एक लीकेज और बना देते हैं, एक लीकेज और बना देते हैं। आपके साथ भी यही है। आप एक तरफ तो पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपका लीकेज हो जा रहा है। आपको रोकना है इस लीकेज को। जब तक ये वाल्व बंद नहीं होंगे तब तक कहानी आपकी बनेगी नहीं। दरअसल आपको कितना समय तक रिटेन करना है, जैसे आज आपने कुछ पढ़ा, वो रुकना चाहिए आपके पास कम से कम 2 से 3 साल, क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस इतना ही है आपका। आज की स्टडी काम आएगी 1 साल बाद, जब आप परीक्षा का एग्जाम दोगे। यही है। आज जो भी पढ़ा, या एक चीज और हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, आपने आज जो कुछ भी कमाया, मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपए कमाए, तो 1,000 रुपए को एक तरीका यह है कि आप जाकर के पूरा कल खर्च कर दीजिए, फिर कमाइए। यदि आप कुछ सेविंग करते जाएं उससे, तो एक सर्टेन टाइम बाद आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो कुछ भी पढ़िए उसको रोकिए, अपने मस्तिष्क में आपको उसको रोकना है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि मस्तिष्क में रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए, मैं वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा, साइंटिफिक कारण। और आज से आपके पढ़ने का पूरा डायरेक्शन चेंज होने वाला है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा, एक चीज समझनी पड़ेगी। मान लीजिए आप स्टडी करते हैं, यानी कोई भी चीज नया पढ़ते हैं, मैं स्टडी को बोलता हूं नया पढ़ना। पहली बार कोई चीज पढ़ी, ठीक है? संभवतः हो सकता है आप रिवीजन भी कर लेते हो, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हो, 2 बार उसका रिवीजन कर लेते हो, 3 बार उसका रिवीजन कर लेते हो। 1 2 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई। टेस्ट सीरीज एक मॉक ड्रिल की तरह है, कि हम जो है जिस दिन एग्जाम वाले दिन पे बैठेंगे तो कुछ इस तरीके की मॉक ड्रिल करेंगे, है ना? यही है टेस्ट सीरीज। कुछ भी नया पढ़ना, आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, अब आप क्या करते हैं, अगले दिन फिर आप नए पढ़ने की तरफ जाते हैं, फिर नया पढ़ा, फिर नया पढ़ा, फिर नया पढ़ा। तो जो इस दिन पढ़ा आपने, वो धीरे से लीक हो गया, आपका खत्म हो गया। फिर आप नए पढ़े, कुछ दिन बाद ये भी लीक हो गया, फिर नया पढ़ा, कुछ दिन बाद ये भी लीक हो गया। एक तरफ आप पानी भर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लीक हो रहा है। आपसे यदि मैं अभी कोई टॉपिक बोलूं कि ये टॉपिक चलिए पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, आप कहोगे सर एक बार रिवीजन कर लूं, फिर पूछ लीजिएगा। पर आप रिवीजन करोगे वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसके पीछे का कारण बता रहा हूं। जब आप केवल स्टडी करते हैं, फर्स्ट टाइम कोई चीज स्टडी करते हैं, मुश्किल से मैं बता दूं 7 दिन 8 दिन वो चीज टिकती है हमारे दिमाग में। आज आप कोई चीज पढ़ लीजिए, 7 दिन 8 दिन बाद वो धुंधला पड़ने लग जाएगा। उसकी जो लाइफ है वो 7 डेज की है। जब आप पहली बार कोई चीज नई नहीं पढ़े, हो सकता है आप में से कुछ लोग तो मोस्ट 2 3 बार 4 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो हो सकता है चीजें आप वो रिवीजन के मोड पे आपकी चली गई। लेकिन फर्स्ट टाइम जब कोई चीज पढ़ते हैं तो 7 8 दिन में, मान लीजिए फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिले, जैसे आज हमारी मुलाकात हो रही फर्स्ट टाइम, यदि हमारा रिवीजन नहीं हुआ, तस्वीर धुंधली हो जाएगी। रेलवे स्टेशन में जाते हैं, हजारों लोग होते हैं वहां पे, कितनों का चेहरा याद होता है? शायद 0। 2 कारण है। पहली बात तो
और हो सकता है एक दो का याद भी रहे, जो सामने वाली सीट वाला है उसका याद हो जाता है, वो भी 7-8 दिन के बाद। आप सोचो कितने सफर आप कर चुके हो, कितने चेहरे याद हैं आपको कि आपके सामने वाली सीट में कौन बैठा था। यदि एक दो रिवीजन हो गए होते, एक दो बार और उससे मुलाकात हो गई होती, तो शायद वो चेहरा याद हो जाए। जैसे आप आज मुझसे आप मिले हो, यदि हो सकता है आप दोबारा मिल गए, तिबारा मिल गए, तो शायद मेरे ख्याल से हम फिर एक दूसरे से हमारी, तो जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं 7 डेज वो रुकती है। जब हम उसका रिवीजन 1 करते हैं तो लगभग 30 दिन के आसपास वो चीज रह जाती है। 30 दिन बाद वो भी धुंधली पड़ने लग जाती है। जब हम रिवीजन 2 करते हैं तो लगभग 6 मंथ तक कोई चीज रुकती है, और जब रिवीजन 3 करते हैं तो लगभग 2 से 3 साल। लाइफ टाइम कुछ भी नहीं है। लाइफ टाइम एक चीज है, जब बचपन में काका गागा सीख रहे थे, ABCD सीख रहे थे, टेबल भी भूल गए होंगे आप ध्यान करो, लेकिन आपने काका गागा कम से कम 200 बार पढ़े होंगे, 200 से 300 बार लिखवाया होगा टीचर ने। ABCD 200 से 300 बार, 3 रिवीजन में नहीं, काका गागा आज भी याद है। और मैं किसी को यदि सिंसियरली बोल दूं भूल भी जाएगा, लाइन पूरी ABCD तक भूल जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे कहानी होते हैं, स्कूल भी ऐसे ही गए थे। टेबल पूछ लूं कि अच्छा चलो 17 का टेबल बताओ, फिर बुद्धि खराब होने लग जाती है, ये क्या पूछ लिया। 17 तक चलो तब भी बात सही है, मैं यदि बोल दूं 23 का सुना दो, तब तो बिल्कुल ही आफत आ गई। काम नहीं किया, रिवीजन नहीं हुआ। 20 तक का रिवीजन ज्यादा हुआ, 10 तक का उससे ज्यादा हुआ। जिस चीज का आपने बचपन में रिवीजन किया था वो मेमोरी में है अभी भी, और ज्यादा बार रिवीजन किया था तो आपके पास है। अब चूंकि हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम निकालना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, यहां पे यदि हम रिवीजन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए तो हम फेल हो जाएंगे। एक्चुअली आपका एग्जाम का प्रोसेस ही 2 से 3 साल का है, तो आपको इसको मैंने SRRR फार्मूला दिया है। एक बार स्टडी करना है और 3 रिवीजन करना है। अब तरीका क्या होता है रिवीजन का, ध्यान से समझना। आप पढ़ते हैं कितना पढ़ते हैं आप, यदि घंटे के हिसाब से काउंट करें तो आपने कहा सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, ठीक है। 8 घंटे को मैं 2 भागों में बांट देता हूं, पहला है 5 घंटे और दूसरा है 3 घंटे। अब इसको एक बार थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। आपको मैं यदि कहूं कि आपको डेली 8 घंटे नहीं पढ़ने हैं, यह आपका स्टडी आवर नहीं है, क्योंकि डेली 8 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे। आज पढ़ोगे, कल पढ़ लोगे, परसों फिर लग रहा है कि आज चलो 8 नहीं, आज 6 में ही काम चला लेते हैं। बीच बीच में डिमोटिवेशन भी आता है, फिर आपका लीकेज होना चालू हो जाता है। वही टंकी खोल रखी है आपने क्योंकि रेगुलर नहीं हो, और पढ़ भी रहे हो। जो 5 घंटे है आपका नया पढ़ने का टाइम है, नया पढ़ा आपने, नई स्टडी की, नया कुछ पढ़ा। 3 घंटे है रिवीजन का टाइम आपका। अब मैं आपको कहता हूं जो रिवीजन टाइम है आपका, ये मिनिमम स्टडी आवर्स है आपका, मिनिमम स्टडी आवर्स। आपको पर डे केवल 3 घंटे पढ़ना है, जो पढ़ना ही पढ़ना है। यदि हम कहें कि हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए, रेगुलर स्टडी करना चाहिए, एक स्टूडेंट को रेगुलर रहना चाहिए, यानी मैं इस रेगुलरिटी की बात कर रहा हूं कि आपका रिवीजन 3 घंटे का होना चाहिए। यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे का समय आप ईमानदारी से निकाल पाते हैं। 8 नहीं, मान लो 6 घंटे है आपका मामला कि 6 घंटे ही पढ़ते हैं, तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए, 4 घंटे और 2 घंटे। तो इसमें मिनिमम स्टडी आवर आपका 2 घंटे निकल के आया, और 2 घंटे रिवीजन के ही हैं। और रिवीजन किया कब जाता है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठे पहले कुछ नया पढ़ लेते हैं। नहीं, सुबह उठते सबसे पहले रिवीजन करना है, पहले 3 घंटे को कंज्यूम करना है। रिवीजन सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जब रिवीजन आप बाद में करते हो तो कई बार क्या होगा, आपका यहां पे एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। मान लो 8 घंटे पढ़ते हो, पहले सुबह के 5 घंटे आपने कहा कि मैं नया पढ़ूंगा, फिर शाम को रिवीजन आपने मिस कर दिया, कह रहे कोई बात नहीं रिवीजन बाद में कर लेंगे। वो रिवीजन मिस होते होते मिस चला जाएगा, फिर वो लीकेज हो गया, आपने जो कल पढ़ा था फिर लीक हो गया, खत्म हो गया वो मामला। इसलिए हमारा जो स्टडी होना चाहिए वो शुरुआत ही उसकी रिवीजन से होनी चाहिए, दिन की शुरुआत रिवीजन से करनी चाहिए। जब आप ये 3 घंटे में अपना रिटेन कर लेते हो, कल का पढ़ा हुआ आपने रोक लिया आज पढ़ के, आज उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद आगे बढ़िए। +1 अब हो गई आपकी 4 घंटे की स्टडी। +1, ये जो +1 है ये नया पढ़ने का है। मैं कह रहा हूं 5 घंटे ही पढ़िए। आपने क्या किया, 3 घंटे रिवीजन किया, 1 घंटे कुछ नया ऐड किया, 1 घंटे और नया ऐड किया, आप 5 घंटे ही पढ़े, लेकिन पुराना आपके पास रुका हुआ है,
पुराना आपका खर्च नहीं हो रहा, पुराना आपका जा नहीं रहा है। हमें पुरानी पूंजी, पुरानी कैपिटल, आप समझिए घर में कोई बीमार हो जाता है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले उसके हेल्थ में लग जाते हैं। क्यों? ताकि वो स्वस्थ हो जाए। जो उन्होंने कमाया है, जो उनकी पूंजी है, वो कैपिटल है। घर पे चोरी हो जाए, फिर हम क्या करते हैं? सीधा पुलिस के बाद कि भाई मेरा पुरानी पूंजी कोई ले गया पूरी की पूरी, पहले इसको रिटेन करते हैं। आपने जो पढ़ रखा है उसको यदि आप रिटेन नहीं कर पाए, उसे रोक नहीं पाए अपने पास, सब बेकार है। फिर आप पढ़ते रहोगे, एक तरफ से गंवाते जाओगे, चोरी होती रहेगी आपकी डेली, और चोरी के जिम्मेदार आप ही हो। तो सबसे पहला काम है आपका डेली रिवीजन का। रिवीजन कब होना चाहिए? डेली होना चाहिए, और सबसे पहले रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4। आप यदि रिवीजन नहीं करोगे और आप केवल नया पढ़ते रहोगे तो ये मिस होकर के आपका लीकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे आप ये कर लोगे, जैसे मैंने कल, आज कुछ नया पढ़ा, कल उसको मैंने रिवाइज कर लिया। कल मैंने रिवाइज कर लिया, तो रिवाइज करने के बाद, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अब आप समझिए, यदि आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप चीजों को रोक रहे हैं। आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप में आत्मसम्मान बढ़ रहा है, आप में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैंने कल ये पढ़ा था, आज मेरा कंफर्म है कि अब मेरे को ये याद हो रहा है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब आपने क्या किया? कल जो पढ़ रखा था, नए पढ़ने के चक्कर में कल की लंका लगा दी आपने, कल की पूरी स्टडी खत्म कर दी। इसलिए मिनिमम रिवीजन, मिनिमम स्टडी आवर्स ये आपके रेगुलर रहने चाहिए। ये किसी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। घर में शादी आ जाए, विवाह आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, 8 घंटे नहीं पढ़ना, मिनिमम 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और मेरा रिवीजन का टाइम पीरियड है। कुछ भी कंडीशन में यदि आप ये करना चालू कर दोगे तो एक तो पुराना लीकेज आपका रुक जाएगा। लीकेज नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आप रेगुलर पर्सन भी हो जाओगे। अब आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। 8 घंटे का प्रेशर ही नहीं है भाई आपके पास, आगे के आवर्स आपको ऐड करने के हैं। एक समय ऐसा आएगा, देखिए हमें कुछ नहीं करना है। रिवीजन कितनी बार करना है? 3 बार। एक बार स्टडी किया, नया पढ़ा, R1 किया, R2 किया, R3 किया। अब देखो मैं आज आपको अपनी कुछ किताबें दिखाता हूं। ये RO के पर्पस से भी हैं, PCS के पर्पस से भी हैं, IAS के पर्पस से हैं, मल्टीपल बुक्स हैं इसमें। पहले तो ये किताबें अभी शॉर्ट लिस्टेड हैं, सब रेडी हो रही हैं, बन रही हैं, इन पे काम अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे लाइक देखो ये किताबें हैं, है ना, इन सब पे सब काम जो हुआ है ना, ये किया गया है। IAS के लिए मैंने अलग कर रखा है, उसके लिए अलग बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं। ये मेरी बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए। अब हर बुक की अपनी एक खासियत है, इसमें टॉपिक शॉर्ट लिस्टेड हैं, पता है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट टेक्निक मैं अलग से बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ने का तरीका क्या होता है। इनमें आप देखेंगे R1 R2 ऐसे करके लिखा होगा, R1 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 R2, है ना। कुछ जगहों में R3 भी हो चुका होगा, रिवीजन 1 रिवीजन 2। और इसमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे इनमें सब में लिखा हुआ है R1 R2, एक बार रिवीजन हो चुका है, 2 बार रिवीजन हो चुका है। एग्जाम में कौन से कहाँ से, जैसे यूपी PCS प्री 2023 में यहाँ से पूछा गया है, इस टाइप में यहाँ पे आइडेंटिफाइड है क्वेश्चन। ये यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, और इस बुक में हर चीज का R1 R2 R3 मुझे पता है, मैंने स्टडी कर रखी है। मुझे R1 करना, R2 करना, R3 करना है। ऐसे करके आप देखोगे ये पूरी कहानी। ऐसी बहुत किताबें हैं, मतलब आप मेरे से देखोगे मैं हर किताब को इस कंडीशन में लाके खड़ा कर देता हूँ। यदि मुझे नोट्स बनाने होते हैं तो मैं अपनी खुद की जो इनसे सीखा उसको मैं खुद लिखता हूं। पर यदि मुझे पढ़ना है तो इन किताबों में पता है मुझे कि इस पेज में, इस चैप्टर में, यहाँ पे ये कंटेंट आपका इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। ये PCS के लिए जैसे किताबों को अभी मैं वर्क कर रहा हूं इसमें पहली बार कि अच्छा ये किताब उपयोगी है कि नहीं है, ये उपयोग काम की है कि नहीं है, इससे क्वेश्चन निकल सकते नहीं निकल सकते। कब होगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ काम करें, और काम करने के बाद आप उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद इसमें भी देखेंगे R1 R2, रिवीजन 1 हो चुका है, रिवीजन 2 हो गया, अभी रिवीजन 3 इसका पेंडिंग है। उसका एक टाइमिंग है कि उस टाइमिंग पे वो भी हो जाएगा। तो ये तब होगा जब आप डेली बेसिस पे रिवीजन करोगे। लीकेज नहीं होगा, याद बहुत जल्दी होगा। 3 रिवीजन के बाद चीजें आपके दिमाग में रुक जाती हैं, आपकी भूलने की समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि चीज आपके पास 2 से 3 साल तक रुक गई।
जब तक आप ये नहीं करोगे तो पढ़ने भर से क्या होगा बताओ। भूलना फिर बीमारी लगेगी। भूलना जरूरी है। हमारा ब्रेन यदि चीजों को भूले ना तो सोचो क्या हो जाए, पागल हो जाओगे आप। भूलना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन काम की चीज आपके दिमाग में रहे उसके लिए रिवीजन आपको करना पड़ेगा आदतों को। अभी जैसे आपकी बॉडी को पता है कि खाना कैसे खाना है, क्यों? सांस कैसे लेना आपकी बॉडी को सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि आप डेली रिवीजन कर रहे हो, हर सेकंड रिवीजन चल रहा है सांस लेने का। खाना खाने का रिवीजन करते हो, सोने का रिवीजन करते हो डेली। बॉडी को पता है सोते ही नींद आ गई, क्योंकि रिवीजन हो रहा है उस चीज का। जिस चीज का रिवीजन नहीं कर रहे हो वो चीज नहीं आपको आ रही है। यही चीज पढ़ने में अप्लाई करना, आप रिवीजन करिए उसका, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 रिवीजन पढ़िए। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। अब इसमें कुछ डाउट हो अभी यहां तक तो कुछ बताओ, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, इसमें कोई दुविधा हो? समझ में आ रही मेरी बात? पहली बात, अपना मिनिमम स्टडी आवर काउंट रखो। और मिनिमम स्टडी आवर का मतलब है रिवीजन आवर, ये होना ही चाहिए। दिमाग से हटा दो 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ना है आपको। आपको सिर्फ मिनिमम स्टडी आवर पढ़ने हैं, जो कि आपके रिवीजन आवर्स हैं। ये डेली होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। आपकी पढ़ाई का टाइमिंग ये है, और इसमें पढ़े हुए को पढ़ना है। पढ़े हुए को पढ़ना है, और कोई सीक्वेंस मत रखिए कि रिवीजन का सीक्वेंस क्या रखना है, मेंशन कर दीजिए। अब आप ये बताइए, मैं इसको अभी तीसरी बार पढ़ लेता हूं, यहाँ पे R3 लिख के छोड़ दूंगा, खत्म बात, मेरा ये कंप्लीट हो गया। बस ये कोशिश करिए कि 24 घंटे में पहला रिवीजन हो जाए। आज मैंने कुछ पढ़ा उसे 24 के आवर्स के अंदर अंदर कर लूं, 7 दिन के बाद उसको दोबारा पढ़ लूं, और 30 दिन के अंदर अंदर उसे तिबारा पढ़ लूं, खत्म बात, इनफ। वो टॉपिक मेरा हो गया अपना। अब वो टॉपिक मेरे साथ रहेगा परीक्षा तक। 1 महीने के अंदर अंदर रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 किसी भी टॉपिक के कंप्लीट हो जाए, यदि आपके इस डायरेक्शन पे आप चलें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तब तो आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, आपको चीजें याद हो रही हैं। नहीं एग्जाम में जाओगे रिकॉल नहीं कर पाओगे, वहां पे फैक्ट बहुत बड़ा लगेगा, वहां पे चीजें छोटी छोटी आपको, फिर वहीं पे आपके मार्क्स कटेंगे, 2-4 नंबर से रह जाओगे हर बार। हमें कट ऑफ पे काम नहीं करना, हमें कट ऑफ से प्लस 10 नंबर। कट ऑफ जा रही है यदि 100 तो हमें 110 पे काम करना है। प्लस 10 आप जब रहोगे तब जाके आपकी प्रिपरेशन सिलेक्शन वाली होगी। हम क्या करते हैं, दिमाग में कट ऑफ चलती है, अच्छा कट ऑफ 87 गई, ठीक है 87 के आसपास, नहीं भाई 97 की तैयारी करो, 97 पे अपने स्कोर को लेकर आओ। टेस्ट सीरीज में आपका ये स्कोर यदि बन रहा है तब तो आप सेफ जोन में हो, अन्यथा आप लटक जाओगे, 2-4 नंबर से ही लटकोगे लेकिन लटक जाओगे। और सारा खेल है लैक ऑफ रिवीजन का। बच्चे को एग्जाम पे जाके लगता है कि देखा देखा सा है, सुना सुना सा है, मैंने इसे पढ़ा भी था, बस मैं कर नहीं पा रहा हूं। सारा खेल एक ही चीज का है, परीक्षा वाले दिन क्या करोगे। यदि वहां रिकॉल नहीं हो पाया, और वो सब कुछ तय करेगा रिवीजन। एक चीज समझिएगा, मैं कह रहा हूं 20 टॉपिक ही आपने पढ़े मान लो, और 20 टॉपिक का रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 किया, और आपको यह पता हो कि ये 20 टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। भाई 21वां कोई टॉपिक पूछ ले तब तो कोई बात नहीं भाई, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, उसका मैंने रिवीजन किया ही नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं है। लेकिन ये 20 टॉपिक सर मैं दे रहा हूं, इनमें से कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, मैंने बढ़िया से तैयार कर रखा है। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप पढ़ तो सब कुछ लिए हैं लेकिन आप में कॉन्फिडेंस जीरो है, क्योंकि आपको अभी रिवीजन आपने किया नहीं। अब आपसे कोई बोल रहा है कि अच्छा ये चीज बताओ, अरे सर रिवीजन करके बताएंगे। चीजों को अपना बनाओ ना, अपना हिस्सा बनाओ ना, अपने ब्रेन में उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कट पेस्ट कर लो। ये किताब किताब ना रह जाए, आपके दिमाग में छप जाए। और तभी पॉसिबल है जब आप उसका कम से कम 3 बार रिवीजन करोगे। एक बार पढ़ोगे, 3 बार रिवीजन करोगे, ब्रेन को पर्याप्त। बस 2 ही साल तो चाहिए हमें, 2 साल ही तो कंटेंट को रोकना है अपने ब्रेन पे, 2 से 3 साल बस इनफ है। इसलिए रिवीजन पे काम करना है, और मैं चाहता हूं कि इसमें यदि कहीं भी दिक्कत आती है, अभी करो प्रैक्टिकली। सबसे पहली चीज है प्रैक्टिकल कर पाओ आप। ये आइडिया जो मैंने आपको थ्रो किया है, यदि आप इसको प्रैक्टिकल, पहली बात तो मिनिमम 3 घंटे का रिवीजन और सबसे पहले होना चाहिए। यदि ये पहले नहीं होगा, इसको यदि आपने बाद में डाल दिया तो बाद की एनर्जी मुझे नहीं पता। शाम की एनर्जी बहुत लो एनर्जी होती है, मॉर्निंग की एनर्जी बहुत फ्रेश एनर्जी होती है। तो रिवीजन आपको सुबह करना चाहिए। सुबह इसीलिए कहते हैं 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। तो ये 4-5 बजे उठने के लिए ये नहीं था नया पढ़ो, वो रिवीजन का टाइम हुआ करता था, अभ्यास का टाइम होता था। जब आप अभ्यास करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपका काम ज्यादा अच्छा हो पाएगा। बस मेरा ये कहना है,
यदि इस बात को आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा चीजें आपकी लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। कुछ पूछना हो तो बताएं। अब इसमें कोई डाउट हो, मैं केवल रिवीजन के डाउट की बात कर रहा हूँ, या रिवीजन की कोई आपके पास और भी बेहतरीन कोई टेक्निक हो जिससे आपको याद रहता है, वेल एंड गुड। पर मेरा मानना यह है कि कम से कम मल्टीपल रिवीजन से ही काम बनेगा। कोई चीज एक बार पढ़ लेने से वो चीज आपकी तैयार नहीं होती है। आप एक भ्रम में जीते हो कि मैंने पढ़ रखा है, वो एक भ्रम है, एग्जाम वाले दिन टूट जाता है। अब जैसे इस बार पीसीएस के पेपर को मैंने देखा था, उसमें एक समवर्ती सूची से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचियों अनुसूचियों से क्वेश्चन आया था। अब ये मान लो, अब अनुसूचियां संघ सूची में ही 100 से 100 विषय हैं, समवर्ती सूची इनमें 50-50 60-60 विषय हैं। अब इतनी सूची किसको याद होती है? क्योंकि हमने कभी रिवीजन ही नहीं, कभी मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चों ने, मैंने तो पॉलिटी के बेरेक्ट में पूरी सूचियां बताई हैं, लेकिन वो सरसरी बता के निकल गया। लेकिन उसको यदि मैं कहूं कि आपने रिवीजन कितनी बार किया, पढ़ा नहीं पढ़ा होगा। जनरली आपको ये पता होगा कि अच्छा अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 ये सब इससे जुड़ी हुई हैं, ये जानते होगे, क्योंकि उसका हो सकता है रिवीजन आपका हो। जब आप डेप्थ में जाके चीजों का रिवीजन कर लेते हो, कठिन से कठिन चीज आपको याद हो जाती है, चाहे साइंस विषय हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये मेरा अनुभव भी रहा है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और 10 साल से मैं खुद भी पढ़ता हूँ, खुद भी टॉपिक तैयार करता हूँ, करंट पढ़ता हूँ, मैं मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा पाता हूँ। उसके पीछे का मेरा जो, यदि मुझसे कहे कि क्या कारण है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, उसके पीछे का कारण रिवीजन है। कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूँ, पहले उसको डेप्थ में उसकी रिसर्च करता हूँ, 2-4 किताबों से पढ़ता हूँ, फिर जाके मैं आप लोगों तक डिलीवर करता हूँ। हर किताब की मुझे रियलिटी पता है, कहाँ से क्या कंटेंट है, कैसे, और उसका रिवीजन इतनी बार हो जाता है। मैंने एक एक सब्जेक्ट 27-27 28-28 बार पढ़ाए हैं। इसके बाद भी जब उसे पढ़ा रहा होता हूं तो फिर रिवाइज करता हूं, अगेन फिर पढ़ता हूं, फिर 4 किताबों से पढ़ता हूं। तो आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें याद नहीं रहेंगी। बस मेरा यही आप लोगों को समझाना था, इस सेशन का उद्देश्य यही था कि आप रिवीजन करना सीखिए, रिवीजन को आदत में लाइए, और रिवीजन को यदि आप आदत पे ले आएंगे तो आपकी पढ़ाई की 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इसके लिए मिनिमम स्टडी अवर्स अपने मेंटेन करिए। कम से कम आपको इतना पढ़ना है, वो रिवीजन का टाइम होना चाहिए। उससे प्लस जैसे ही आप अपनी स्टडी को करें, उसमें नया इनबिल्ड करते जाएं, नया जोड़ते जाएं। ठीक है? कोई भी दिक्कत आती है, मैं आपके पास हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आप उस मदद के लिए तैयार होने चाहिए। आप करोगे प्रैक्टिकली, हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए, दोबारा आके पूछो, तिबारा आके पूछो, चौथी बार आके पूछो, जब तक आप उस पर अपने आप को परफेक्ट ना कर लो। और ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2-4-6 टॉपिक में ये फॉर्मूला अपनाना, 2-4-6 टॉपिक अपने उठाना, उनको पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको 3 बार रिवीजन कर लेना 1 महीने के अंदर अंदर ही। फिर मुझे बताना कि उस टॉपिक की आपकी क्या स्थिति है, क्या मित्रता है उससे, क्या दोस्ती है। अब वो टॉपिक आपको धोखा नहीं देगा। गॉट इट? समझ में आया? इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक जनरल सी बात है। पढ़ते डेली हो, लेकिन पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करना है। सुबह की शुरुआत रिवीजन से करिए, रिवीजन आपका बहुत मस्त होना चाहिए। नया पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसे रिवाइज करें, बस। हाँ, मिनिमम स्टडी अवर। हाँ 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 हाँ, ना ना ना, ये 3 घंटे ही रहेगा, हार्ड एंड फास्ट रूल है। इसमें देखो एक चीज समझिए, इसमें हो सकता है 2 ही टॉपिक का रिवीजन कर पाओ। नहीं समझे? हम्म हम्म, सही बात, सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। पहली बात तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ये आपका अलग है। मैं इसको इसीलिए +1 3 घंटे को आप फिक्स कर लो कि भाई इतना तो पढ़ना ही है। अब घंटे के हिसाब से पढ़ाई कहते हैं नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ मिनिमम स्टडी आवर को घंटे के हिसाब से डाल दो, इसको टॉपिक के हिसाब से डाल दो, नए पढ़ने को टॉपिक के हिसाब से डाल दो। इसके लिए मेरा एक फॉर्मूला है, टेस्ट टू टेक्स्ट, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी तो नहीं करूंगा मैं। टेस्ट टू टेक्स्ट में कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं कि कभी भी हमें पढ़ना है, पढ़ने का तरीका हमारा टेस्ट टू टेक्स्ट होना चाहिए, रिवीजन का फॉर्मूला ये होना चाहिए। अब इसमें देखिए, नया पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, मैं नए पढ़ने में स्टार नहीं लगा हुआ, मैंडेटरी, ये अनिवार्य नहीं है, ये आपकी एक वैकल्पिक व्यवस्था है नया पढ़ना। रिवीजन करना आपका स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपको करना ही है।
मैंडेटरी है। एक दिन ये मिस हो जाए चलेगा, पर ये मिस एक भी दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूंजी सिक्योर रहेगी, आपकी कैपिटल सिक्योर रहेगी, आपकी कल की मेहनत सुरक्षित रहेगी यहां पे। ठीक है। अब मान लीजिए, अब ध्यान से समझते हैं, आज मेरा पहला दिन है टुडे, मैं अब आप इसको प्रैक्टिकली बताता हूं। टुडे आपने एक टॉपिक, एक नहीं मान लो 5 टॉपिक आज आपने पढ़े, ठीक है, 5 टॉपिक आज आपने पढ़े। अगला दिन आया, अगला दिन आपका 2 भागों में बट गया, पहला है आपका रिवीजन और दूसरा है आपका स्टडी। अब 5 में से हो सकता है 3 टॉपिक ही आपने रिवीजन कर पाए। अगले दिन जब आप रिवीजन में आए, 3 घंटे के रिवीजन में टाइम कम लगता है, R1 में रिवीजन में टाइम कम लगता है, नया पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है। नया क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको उसको समझ रहे हो, ब्रेन में पहली बार फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। दोबारा जब वो चीज पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, तिबारा जब कोई चीज पढ़ोगे और कम समय लगेगा, चौथी बार जब कोई चीज पढ़ोगे तब तो बस आंखों से ऐसे निकला, खत्म मामला। ये भी कंडीशन आएगी आपके। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सेम टाइम लगेगा, यदि सेम टाइम लग रहा है फिर क्या मतलब आपका पढ़ने का। आप मेरे को अब बताओ कि भाई इस टॉपिक में ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो पहली बार जो मैंने पढ़ा था वो दोबारा पढ़ने में उतना टाइम लग रहा है, तब तो फिर मेरा फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं, बीच बीच में यहाँ पे परिभाषा कहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड हैं वो भी यहाँ पे इंडिकेट किया, हाइलाइटर भी चलाया है। तो पहली बार में आपका जब आप पढ़ोगे तो टाइम आपका रिवीजन में शॉर्ट हो जाएगा। हो सकता है 3 घंटे में 5 के 5 टॉपिक भी निपटा दो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। रिवीजन ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, तभी मैंने इसको 2 भागों में बांटा, 3 घंटा 5 घंटा। यदि आइडियली आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो। अब यहां पे आप पढ़िए 3, मतलब 2 टॉपिक आपके रिमेनिंग हो गए, 2 टॉपिक अब आपने, अब देखिए ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है आपका। यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़े, नए टॉपिक, अब जैसे ही आपका 3 घंटा खत्म, ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब आगे है यहाँ पे +2, 2 टॉपिक और प्लस कर दिया आपने, 2 टॉपिक और आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब आपके पास 4 टॉपिक पेंडिंग हो गए, पिछले 2 टॉपिक रिवीजन करने के लिए। 3 टॉपिक भाई 5 पढ़े थे, 5 में से रिवीजन में 3 यहाँ पे निपट गए, और रिवीजन में भी ये R1 हुआ, इनका रिवीजन 1 ही हुआ इन टॉपिक का, इनका R2 भी करना है, R3 भी करना है। फिर आगे बढ़े, तीसरे दिन पे गए आप। तीसरे दिन में देखना यहां टाइम लगेगा, जब आप नया चीज पहली बार पढ़ोगे कोई चीज, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब नई बार नया चीज, ऐसा कोई चीज है, कोई सब्जेक्ट है जो आपने अभी तक पढ़ा ना हो, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक बताऊं क्या मैं आप लोगों को, कि जो आज तक आपने पढ़ा ही ना हो, कि पढ़ डाला है सब कुछ। आप एक ऐसे एस्पिरेंट बन चुके हैं जिसने सिलेबस का कोना कोना, हाँ, या इथिक्स का मैं कोई टॉपिक बताऊं, इथिक्स तो पढ़ ली होगी आप लोगों ने, या फिर मैं सोशल जस्टिस का या गवर्नेंस का, या फिर मैं कोई ऐसा टॉपिक लेकर आऊं, या फिजिकल ज्योग्राफी का ले आऊं, जहां पे आप आज पहुंचे ना हो, अंधेरे कोने में पड़ा हो किसी बंद बस्ते में, सिलेबस के एक हिस्से में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो ब्लैक डार्क एरिया में पड़े होंगे आपके, आपने आज तक। अच्छा, एक रुचि का भी संबंध है, कोई सब्जेक्ट में आपकी रुचि ही नहीं है, ये भी स्थिति रहती है। कुछ बच्चे होते हैं वो हिस्ट्री हिस्ट्री ही बिल्कुल सब कुछ समझ लेते हैं, यूपीएससी इक्वल टू हिस्ट्री, आरओ इक्वल टू हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी की मैपिंग के 4 मैपिंग करके लगता है ऑप्शनल ही रख लेता हूं इसको। अब ये इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, मस्त है, नदियां यहां से निकल रही हैं वहां पे मिल रही, बस ये ऑप्शनल है मेरा बात से। ऑप्शनल का सिलेबस नहीं देखते वो, ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके भाई कैसे चूज कर ले सर, मजा बहुत आता है ऑप्शनल इसको देखने में। एक्चुअल में जब आप पूरे सिलेबस को जाओगे, पीवाईक्यू देखोगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में है क्या। करंट अफेयर्स डेली नया ही बन रहा है, कोई भी एक टॉपिक जो बन रहा है वो बिल्कुल अपने आप में नया ही है। अभी वक्फ संशोधन बिल, आपका वक्फ बोर्ड पे बिल आया, अब वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी आपने पढ़ा होगा उस पूरे टॉपिक को, नहीं पढ़ा होगा। करंट में ऐसे मुद्दे एक दो मुद्दे निकल ही आते हैं, आ ही जाते हैं वो। अब सिंधु नदी विवाद वाला मुद्दा, ये सब कुछ वही हो सकता है आपने आईआर में पूरा टॉपिक पढ़ रखा हो कि 1960 में कोई हो रही होगी, है ना। लेकिन जो वर्तमान में सीमा प्रबंधन की चुनौतियां हैं, यदि मैं ये टॉपिक डाल दूं, एक यूपीएससी का क्वेश्चन बना दूं कि समसामयिक परिदृश्य में भारत के पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर
तनाव की स्थिति बन रही है और इस परिस्थिति में सीमा प्रबंधन को लेकर किस प्रकार की नई चुनौतियां निकल के आई हैं, भारत सरकार किस तरीके से इन चुनौतियों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब तो कुछ तो सोचेंगे कि अच्छा अब तो ड्रोन भी आ गया है, अब तो S-400 भी आ गया है, अब राफेल भी है, अब हमले साइबर भी हो सकते हैं, परमाणु हमला हुआ तो हमारे यहाँ पे काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, हमारे इंडिया में अब एक्सपोर्ट के साथ हम डिफेंस में अपने आप को नए तरीके से उभार भी रहे हैं, नई उत्पादन इकाइयां भी लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है। अब बहुत सारी चीजें सोचोगे, साइबर अटैक भी हो सकता है, केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे तनाव चल रहा है तो कहां पे किस कंट्री के साथ हमारे पूरे जियो स्ट्रेटेजिक पानी भी रोका जा सकता है। सब कुछ चीजों को समझना है। गर्मी का टाइम में देखो हमारे यहाँ प्याऊ लगाने की सोच रहती है, प्याऊ लगाते हैं कि 2 लोग 4 लोग 5 लोग, चिड़िया पंछियों को भी हमने पूरे पाकिस्तान का पानी बंद कर, गर्मी के टाइम पे 25 करोड़ की आबादी का पानी अभी बंद नहीं किया है, अभी स्थगित किया गया है समझौता, बंद करने की तैयारी चल रही। धीरे धीरे बहुत सारे डैम सुखाए जा रहे हैं, भरा जा रहा है पानी, नदियां सुखाई जा रही। तो एक तरफ तो हम इथिक्स में यह है कि भैया जल से पतला पानी से पातर क्या होता है, लेकिन जल एक युद्ध में कन्वर्ट हो चुका है। आने वाला फ्यूचर का वार का पूरा रीजन क्रिएट हो सकता है। चाइना डैम बना रहा है, भारत भी डैम बना रहा है, अभी अरुणाचल प्रदेश में हम डैम क्रिएट कर रहे हैं। कल के दिन ये भी हो सकता है कि ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक दे कोई। अभी देखिए ब्रह्मपुत्रा में किस तरीके का डैम उसने अपने यहां बनाया, पूरी पृथ्वी की धुरी ही उसने पूरा अपने अक्ष से पृथ्वी हिल गई है, चाइना ने ये क्रिएट कर दिया। सिंधु वहीं से निकलती है, सतलज वहीं से निकलती है। हमारे देश के जो टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर स्टेट हैं, पंजाब हरियाणा, उनका पानी वहीं जो वो सतलज ही है जो उस चीज को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करती है। यदि जल युद्ध चालू ही हुआ है, तनाव यदि चरम में चला गया, तो कहीं वहां से फिर टैरिफ वार अलग चल रहा है, इकोनॉमी में कोई इसको बैन लगा रहा, कोई उसको बैन लगा रहा, सब एक तो मतलब समसामयिक परिदृश्य में चीजें बहुत सारी हैं। जब आप इसको क्रिएट करने में आओगे और फिर आपको सारगर्भित तरीके से 200-250 शब्दों में लिखना होगा, तब आपको पूरी नई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी भाई। यानी कि नया पढ़ने को बहुत है कंटेंट, ये बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, सुरसा की तरह बढ़ रहा है। इसका आकार यदि आप 2 दिन भी गैप कर दिए, आज का न्यूज़पेपर उठा लीजिए 16 पेज का है, और 16 पेज में कम से कम 1 पेज भी आपको कंज्यूम करना हुआ, 1 आर्टिकल कंज्यूम करना हुआ, यानी नए पढ़ने का कंटेंट है आपके, उसमें टाइम लगता है उसे कंज्यूम करने में, रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। आप रिवाइज कर ले जाओगे चीजों को फास्ट, क्योंकि एक बार आपने फ्रेमवर्क बना लिया। समझ रहे मेरी बात को, है ना? लगता है क्या रिवीजन में टाइम? किसी के साथ ये इशू है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, आप गुड़गांव से प्रयागराज आए हैं, पहली बार आए हैं, मनमोहन पार्क आने तक में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन दोबारा में, तिबारा में, एक टाइम ऐसे बस यही रास्ता इसका भी है, एक सर्टेन टाइम बाद आपको चीजें देखनी है। रिवीजन ऐसे होगा, अच्छा ये रिवाइज करना, ठीक है। एग्जाम से पहले ऐसे रिवीजन चलता है बच्चों का, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और हमें याद है जब हम छोटे थे तो लोग तो तकिया के नीचे किताब रख लेते थे कि ये ऐसे सीधा इंपोर्ट हो जाएगा मामला ब्रेन में, ये भी होता था। एग्जाम के टाइम पे कहानी इस तरीके से होती है, पूरा ले लेके ऐसे भी रख लेते हैं, ऐसे भी चला जाता है। दिमाग इतना फास्ट हो जाता है, फोकस इतना क्लियर हो जाता है, परीक्षा के आधे घंटे पहले जो आपके हाथ में वो रहता है ना नोट्स, ऐसा जाता है जैसे अर्जुन चिड़िया वाली कहानी होती है, धारदार बिल्कुल ऐसा जाएगा, लगता है कि यार अगले साल दूंगा तो मैं तो टॉपर बन सकता हूं। मेरे ब्रेन की फोकस ऐसी, उस दिन आपको पावर पता चलती है अपनी। तो रिवीजन एक बड़ा टास्क नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। रिवीजन एक बहुत ही स्मार्ट टास्क है, मजा बहुत आता है इसको करने में, पर हम इसको डिले करते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जबकि धार यही बनाएगा, सिलेक्शन रिवीजन दिलाएगा आपको। सिलेक्शन नया पढ़ के नहीं आता बच्चे को, नए वाले को 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, रिवीजन वाले को 1 अटेम्प्ट में भी निकाल सकता है। इसलिए रिवीजन पर्सन बनिए, चीजों को दोबारा, एक ही काम सीखिए। ब्रूसली का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, उसने कहा कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक ही पंच को 1000 बार सीख लिया हो, एक ही पंच में जिसकी मास्टरी हो। मैं उससे नहीं डरता जो 100 प्रकार के पंच जानता है। 4 टॉपिक ही पढ़िए, पर ऐसा पढ़िए कि यदि यहां से आ गया ना
तो फिर ये बचेगा नहीं। 50 और 500 टॉपिक के चक्कर में मत जाइए। रिवीजन जो भी पढ़ते जाइए, पचाते जाइए, खाया निकालते गए, खाया निकाल, फिर क्या मतलब? लूज मोशन वाली पढ़ाई मत करिए। समझ रहे मेरी बात को? जो भी खाइए पचे, कम खाइए, सॉलिड खाइए, तब आपका सिलेक्शन टाइम से होगा। आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा बाधक बनेगा रिवीजन। आपके कॉन्फिडेंस लो होने का सबसे बड़ा बाधक बनेगा रिवीजन। आप कहते हैं मेंस आंसर राइटिंग सर हमें आती नहीं, आपको आता ही नहीं है इसलिए आप लिख नहीं पा रहे हो। आपको कोई टॉपिक आता हो, कैसे नहीं लिख पाओगे भाई? आपके दिमाग में सब कुछ हो उसके बारे में, कैसे नहीं लिख पाओगे? हाथ ही तो चलाना है। लिख इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आता नहीं उसके बारे में, ब्लैंक हो गया आपका दिमाग। कभी एक बार धोखे से पढ़ लिए थे, फिर दोबारा रिवीजन नहीं किए, फिर करो सर मैं तो पूरा सब ब्लैंक हो गया। रिहर्सल, जब रिहर्सल करोगे तो बहुत स्ट्रांग बनोगे। सचिन तेंदुलकर महानतम बल्लेबाज हैं, लेकिन आज उनसे बोला जाए ना कि आज खेलना है आपको, तो फिर वो लग जाएगा प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस मैच करेगा, पूरे दिन अभ्यास करेगा, फिर अगले दिन वो खेलने जाएगा। अभ्यास, रिवीजन, यही एकमात्र मूल मंत्र है आपके सिलेक्शन का। यदि आपको चयनित होना है, रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं चयनित होना है तो मत करो, नया पढ़ो। फिर नया पढ़ के आप अपने आप को सिलेक्शन से दूर करते हो, रिवीजन करके आप अपने आप को सिलेक्शन से नजदीक ले जाते हो। कम खाओ पर अच्छा खाओ। शायद मेरी बात से कुछ आप सहमत हो गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो यहां पे मेरी बात थी, बस ये सतत चलना चाहिए। अब आप ये भूल जाओ कि एक दिन में सब कुछ होगा। जब आप सतत होते हो, नदी बहती रहती है, बहती रहती, बहती रहती, समंदर तक पहुंच जाती है। रिवीजन डेली होना चाहिए। नए पढ़ना, आपके साथ पढ़ाई में हो क्या रहा है? 4 दिन पढ़ते हो, 5वें दिन मोटिवेशन चाहिए होता है, दिमाग तनाव में है, टेंशन में आ गए, फिर आपको मन नहीं कर रहा, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। यहां मैं कर रहा हूं रेगुलर, ये 3 घंटे आपके रेगुलर हो जाने चाहिए अब आपके लाइफ में, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। साइड में रखो अपने 8 घंटे। वो 12 घंटे वालों को तो सैल्यूट मार दो सीधा कि भाई तुम तो बहुत खतरनाक प्राणी हो गए। पर मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, आपको 3 घंटे ही पढ़ना है, पर रेगुलर पढ़ना। ये आपकी रेगुलरिटी का मूल मंत्र है। यदि आप इसे रेगुलर कर ले गए, फिर आपको कौन आपको रोक लेगा बताओ? आपसे क्वेश्चन डरेगा। आप सोचिए कितनी चीजों को आपने 3 बार रिवाइज किया है। मुश्किल से 4, 6, 5, 10 या 15 टॉपिक आपके दिमाग में आएंगे। आपने ऐसा कोई टॉपिक क्रिएट ही नहीं किया जिसको आपने 3-4 बार रिवाइज किया हो। आप इस बात को बैठ के सोचो। करंट अफेयर्स की एक मैगजीन भी उठाते हो ना, एक बार पढ़ लिया, मुश्किल से दोबारा पढ़ लिया, हाँ दोबारा भी नहीं हो पाता है। उसके पीछे आपकी टेक्निक क्यों? आपको नया पढ़ना है डेली। मैं अब आपको कह क्या रहा हूं, 4 ही पन्ने पढ़ के जाओ करंट अफेयर्स वाली मैगजीन के, लेकिन उन्हें 4 बार पढ़ के जाओ। फिर उनसे यदि कुछ आके गलत हो गया ना, पॉसिबल ही नहीं है उनसे गलत होगा। इस तरीके से यदि आपने पूरे सिलेबस को तैयार कर लिया, 3 बार पूरे सिलेबस को पढ़ लिया, फिर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सिलेक्शन एक बहुत बड़ा विषय है नहीं, हमने बना दिया है, हमारी तरीकों ने बना दिया है, हमारी स्ट्रेटजी ने बना दिया है, हमारी लापरवाहियों ने बना दिया है। हम दम लगा के इस तरीके से खड़े, कोई मुझे आईएएस बना ना दे, धोखे से मेरा सिलेक्शन ना हो जाए। हम पूरा दम लगाते हैं पीछे हटने का। प्रकृति आपको सेलेक्ट कराना चाहती है, आप नहीं करना चाहते हो। आप में प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप में डेली कल पे जाने की आदत है, आप चीज़ों को कल करना चाहते हो। आज की उपलब्धियों को आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, आज उसे उपलब्धि में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आप रिवीजन कल करना चाहते हो, आज नहीं करना चाहते, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिवीजन को टुडे में ले आइए, आज में ले आइए। नए पढ़ने को कल नया पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अरे जितना पढ़ रखा हो परीक्षा वाले दिन कम आना है। अब उसे समय रहते हुए रिवाइज नहीं किया गया तो ये तो पूरा चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा। फिर क्या करोगे? आपने इसको अभी 7 दिन बाद जैसे ही आपने स्टडी किया, 7 दिन तक रुका, अब आप R1 भूल गए, फिर रिवीजन कर रहे हो 1 महीने बाद, ये तो जीरो हो गया ना भाई, ये तो नील बटे सन्नाटा हो गई ना कहानी यहाँ पे। ये आपका 24 घंटे के अंदर अंदर R1 होना चाहिए, 24 आवर्स। ऐसा रोटेशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको। आप नए पढ़ने वाले टॉपिक कम कर दो, पर रिवीजन का आपका सिलेबस ठीक होना चाहिए।
R2 आपका जितना भी रहे, R2 आपका कितना होना चाहिए। और जब भी जैसे आप पढ़ रहे हो, पहली बार स्टडी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर कीवर्ड हाईलाइट करो, उसमें टाइम लगता है, इसलिए 5 घंटे का टाइम वहां पे दे रहा हूं, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा रिवीजन पे। विद इन 7 डेज R2 हो जाना चाहिए और विद इन 30 डेज में R3 हो जाना चाहिए, बस खत्म, वो टॉपिक अब आपका है। अब वो आपको धोखा नहीं देगा। पढ़ा तो था, वो वाली बात नहीं रहेगी कि पढ़ा तो था, देखा देखा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा पेपर ही आ रहा है, बस मैं कट ऑफ से बाहर हूं। वो इसी कारण से है क्योंकि आपने गलतियां की हैं, रिवीजन पे काम किया ही नहीं, मेहनत बहुत की। अब भी कोई डाउट हो तो बताएं। कम पढ़ना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पर सॉलिड पढ़ना है, ठोस पढ़ना है, दिमाग में बैठा के पढ़ना है। ज्यादा खाओगे बेहजमी हो जाएगी, पचा नहीं पाओगे, बीमार पड़ जाओगे। कम खाओगे स्वस्थ रहोगे, कम पढ़ोगे स्वस्थ रहोगे। पढ़ना कितना, केवल 3 घंटा। क्या करना है उसमें, रिवीजन करना, ये करना ही करना है। नया फिर ऐड करते जाओ, उसको भी रिवीजन में कन्वर्ट करते जाओ। एक साइकिल क्रिएट करो अपने स्टडी का। बाकी सब आप स्मार्ट हो, आप सब जानते हो, आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना पता हो। क्या नहीं जानते आप, बताओ क्या नहीं जानते। अभी आपसे कोई वो आ जाए नया स्टूडेंट, अरे आओ आओ आओ, फिर आप उसे पूरी ज्ञान गंगा बहा दोगे, पहले किताबों की लिस्ट कटरा में भेज दोगे। मुझे भी याद है, मैं जब पहली बार मेंस देने आया था 2016 के, मैंने मेंस दिया था, पहला मेंस पीसीएस का, उसी साल मैंने आईएएस मेंस भी दिया था। तो जब मैं आया तो यहाँ की मेरी प्रयागराज की सबसे फेवरेट जगह है आपकी आज़ाद पार्क, थोड़ा सा कनेक्शन भी महसूस होता। तो आज़ाद पार्क में हार्नविल मेमोरियल था आपका, अभी भी है, राजकीय लाइब्रेरी थी, उस समय हमारे टाइम पे 50 रुपए लगते थे। तो उसमें जब मैं पहली बार लाइब्रेरी, मैं भी ढूंढ ही रहा था, सस्ता आप ही जैसा मामला था, बड़ा जेब टाइट रहा करता था, रिक्शे के पैसे नहीं हुआ करते थे, पैदल हम ज़्यादा चल लेते थे। जॉनसनगंज में हमारे कोई एक मित्र थे, वो रुके हुए थे, उन्हीं के साथ हम भी, कि रेंट वेंट बच जाएगा। 10 दिन की, 10 दिन का पूरा टाइमिंग था मेंस का, मतलब थोड़ा 5 दिन पहले आ गया था, 5 दिन में मेंस था। उस समय हमारे टाइम पे मेंस वैकल्पिक हुआ करता था, जीएस का पेपर, और 2 पेपर लिखने होते थे, 2 नहीं 3 पेपर, एक निबंध, हिंदी वाला भी लिखी थी था एक तरीके से, और सोशल वर्क और हिस्ट्री, मेरे 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो अब 10 दिन हमने कहा घर पे नहीं पढ़ना चाहिए, रूम पे पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी एक अच्छी जगह होती है, ऐसा मेरा मानना है। रूम पे पूरा माहौल होता है सोने का, ऐसा मेरा मानना है कि वहां बेड होता है, बिस्तर होता है, वो राक्षस होता है, वो कभी भी घसीट सकता है आपको, यदि बच गए। जब तक बच गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रहता है, वो आपको आगोश में, जैसे ही खाना खाओगे, लंच करोगे घर पे, फिर लगेगा 5 मिनट तो थोड़ा करना चाहिए, वो पड़ा है बिल्कुल बकायदा आपको पकड़ने के लिए। फिर 5 कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाए, 2 घंटे में। या तो पार्क पकड़ लो, पार्क में क्या ऑक्सीजन फुल होती है, जबरदस्त ऑक्सीजन होती है। तो जैसे मेरे हमेशा मेरी आदत रही, तो वो लाइब्रेरी का रूल ये था कि आप बुक्स अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। एक आरओ यहाँ भी घूम रहा है, कहाँ गया, जवाहर चला गया, समीक्षा अधिकारी भी रिव्यू करके गया वो। तो वो आप समझिए इस बात को। उस लाइब्रेरी का ये रूल था कि भाई एक काम करते हैं, बुक्स आप अपनी बाहर रख के आइए। हमने कहा इससे कैसे, बहुत मेहनत की इन किताबों में, ऐसी ही मेहनत है, आप मेरी किताबें उस टाइम की भी होंगी, ऐसी मेहनत कर रखी थी। मैंने कहा ये, वो कह रहे थे हम अपनी देंगे, फिर मैंने बाहर ही पढ़ना, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 50 रुपये भी खर्च कर दिए, अंदर पढ़ने को मिलेगा नहीं, बाहर ही हम पढ़ते थे। तो बाहर ही सीनियर बैठते थे हमारे बहुत सारे, तब तो मैं बच्चा ही था 2016 में, आप जैसा ही। अब तो मुझे 10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे सीनियर बैठे थे, अब हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछ लिया ऋषि कुल्या नदी कहाँ बहती है। अब आप सोचो, एक व्यक्ति साइंस पढ़ रहा हो, बायो के टॉपिक में उसका पूरा कंसंट्रेशन हो, और वायरस पढ़ रहा हो, और ऋषि कुल्या पूछ ले कोई और अपने को ना आए, तो लगता था यार अपने से पीसीएस का मेंस नहीं हो पाया। अच्छा, वो इस साथ में ये भी बोल देते थे ये पक्का मेंस में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपका दिमाग पूरा क्या होगा, अच्छा खासा आपका वायरस में दिमाग जा रहा था, आपका पूरा घूम गया, डाइवर्ट हो गए आप। फिर वो किताब भी बताते थे, कौन सी किताब से पढ़ते हो, तो हम किताब, सर मैं तो ऐसे पढ़, ऐसे नहीं पढ़ना है,
अपना 5-6 इंटरव्यू में फेल है। वो बाबा टाइप के लोग बहुत सारे हैं जो ये चीजें करते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, खुद भी बाबा मत बनो। पहला नियम ये बनाओ कि कोई भी आता है उसको आप एक, जैसे मान लो आप सीनियर हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई आता है मिलता है, और ना उनके चक्कर में पड़ो। आप एक राय बनाओ कि भाई आप अपना देखो, अपनी राह आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपका ब्रेन अलग टाइप का है। आप किसी टॉपर से, किसी टीचर से, किसी से बैठकर एक रास्ता तो समझ सकते हो, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी खुद की होगी। आप एक इंडिविजुअल यूनिट हो, आपकी अपनी खुद की हैबिट्स हैं। आपको अपने डू एंड डोंट्स दोनों क्रिएट करने पड़ेंगे, तब आप बन पाओगे। इस बात को समझो, मेरी बात को। आप यदि किसी को नकल करने चलोगे, अरे इसकी स्ट्रेटजी से मैं टॉपर, अरे नहीं बन पाओगे आप। आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी क्रिएट होगी, आपको अपना खुद का फ्लो क्रिएट होगा, आपको खुद को अपने टाइमिंग को समझना पड़ेगा। बस कुछ फार्मूले हैं जो आपको यूज करना है। बिना रिवीजन के यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ज्यादा रिसोर्सेस पे पढ़ रहे हो तो भी बेकार है। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस, सॉलिड रिसोर्सेस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साइड में रख के पढ़ रहे हो तो भी बेकार है, फिर भी कोई कुछ नहीं होगा। कम से कम आयोग क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो आपका एक गाइडेंस होना चाहिए। तो जब आप चीजों को कुछ पैमानों पे जाकर तौलोगे, तब जाकर के आपका डायरेक्शन सही होगा। तैयारी करना एक चीज है, रात दिन पढ़ना एक चीज है, एग्जाम के स्तर का पढ़ना दूसरी चीज है। एग्जाम के स्तर को मैच करना दूसरी चीज है। तैयारी और स्तर दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा पाओगे, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका सिलेक्शन उसी साल होगा जब आपकी तैयारी एग्जाम के स्तर की होगी। हम पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हम एग्जाम के लेवल को नहीं टच कर पाते हैं। एग्जाम हमसे हमेशा एडवांस रहता है। एग्जाम के लेवल को 70% भी टच कर ले गए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, 100% की जरूरत नहीं है। यहां पे बच्चा चूकता है, 12 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, वो होते हैं बहुत सारे महारथी, पर उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लेवल पे काम करता ही नहीं है। लेवल आपका क्रिएट तब होगा जब आप आयोग को समझोगे, आयोग के प्रश्नों को समझोगे, प्रीवियस ईयर पे काम करोगे, रिवीजन पे काम करोगे, तब आप आयोग के लेवल को समझोगे। केवल प्री में काम करते रहोगे तो भी सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा। केवल प्री क्वालिफाई करोगे, ध्यान रखना। मेंस में भी बराबर का ध्यान देना पड़ेगा। मेंस लिखित है, आंसर राइटिंग भी उतनी ही शार्प होनी चाहिए। समझ रहे हैं आशीष जी? हाथ कांपने लगेंगे नहीं तो आपके मेंस में। 20 क्वेश्चन करने हैं, 3200 शब्दों में लिखना है। पीसीएस में, आईएएस में 4000 शब्दों में लिखना है। वो भी एक लेवल ही है कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट क्रिएट करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से भी आपका एग्जाम का अंतिम लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आप एक बात जरूर बैठ करके सोचना, इसी के साथ सेशन समाप्त करूंगा, कि क्या आप ये आने वाले भविष्य में बताना चाहते हो कि आपने 3 मेंस दिए, 4 इंटरव्यू दिए, या आप ये बताना चाहते हो कि आप फाइनली इस एग्जाम में सेलेक्ट हो? ये तय करना पड़ेगा आपको। 3 मेंस और 4 इंटरव्यू देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो आज बहुत बड़ी विपत्तियों में घिर जाते हैं। एक टाइम बाद घिर जाओगे। यदि समय रहते हुए सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप बेकार हैं। समय रहते हुए सिलेक्शन लेना है, टाइम को इतना खींच नहीं देना है कि आप खींचते चलेगा और जिंदगी को नरक कर बैठे। केवल पढ़ाई एकमात्र उद्देश्य नहीं है जिंदगी में, लाइफ को जीना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और लाइफ को तब जी पाओगे जब टाइमली सेटल्ड हो जाओगे। सेटलमेंट कर लो, और उसके लिए एग्जाम, यदि भाई अब एग्जाम निकालना है, कुछ लोग है पहले आरओ बन जाता हूं, फिर पीसीएस बन जाऊंगा, फिर आईएएस भी बन जाऊंगा। पढ़ते 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 एक बार में बढ़िया से मेहनत करके एक अच्छा एग्जाम निकालो, फिर जिंदगी जीना चालू करो। जिंदगी भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है, यदि उसको जीना चालू करो। घूमो, टहलो, टूरिज्म करो, परिवार को टाइम दो, आने वाली पीढ़ी को बढ़ाओ। सब काम करने, शादी विवाह भी करना है आपको। एक ही चीज में कब तक सड़ते रहोगे? इसलिए तय करो, एक टाइम टारगेट, एक टारगेट तय करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता आगे बढ़ो। सब कुछ तय करके चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगा के चलना पड़ेगा, और इसी आधार पे मेहनत करनी पड़ेगी कि एग्जाम का लेवल टच हो जाए, ताकि उस साल आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है?
इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूं। अभी भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। है? नहीं? सुमित जी, क्लियर हो रहा है कुछ? बस इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। बस मेरा एक ही आग्रह है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा टास्क है। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत आसान टास्क है। एक बहुत आसान टास्क है, बस उसका वे सही होना चाहिए। लाइफ में सेटल्ड लाइफ जियो। लाइफ सेटल्ड होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये करना, अगला स्टेप ये करना, अगला स्टेप ये करना, अगला स्टेप। अस्त व्यस्त जीवन नहीं रखो कभी भी। एक सीक्वेंस होना चाहिए फुल डे का, एक टाइमलाइन क्रिएट होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक की। कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, परिवार है, फैमिली, सबके परिवार है, सबकी फैमिली है। आपकी यदि शादी हो गई है तो फैमिली में 2-4 मेंबर बढ़ गए हैं। शादी नहीं हुई तो माता पिता तो सबके थे, नहीं तो हम धरती में आते ही कैसे। चाचा ताऊ सबके हैं, हर चीज है हमारे आसपास। उसको डिस्टरबेंस मत मानो, उसे पावर बनाओ अपनी, उसे अपना मोटिवेशन बनाओ। मोटिवेशन ढूंढना चाहते हो, फैमिली में ढूंढो, परिवार में ढूंढो, इधर उधर मत ढूंढो कहीं पे, अपने आप में ढूंढो मोटिवेशन। हर चीज, जो काम आप नहीं कर पा रहे हो यानी उसके पीछे का कारण कमजोर है। एक स्ट्रांग कारण ढूंढो हर चीज को करने के पीछे। जिम जाना है, डेली करना चाहते हो तो उसके पीछे का रीजन बनाओ। इस कारण से ये अचीव करना विद इन 1 मंथ। स्टडी कर रहे हो, उसके पीछे का स्ट्रांग रीजन बनाओ। जब आप एक स्ट्रांग रीजन बनाओगे, मैं फंडामेंटल राइट पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे आएगा तो गलत नहीं करूंगा, इस तरीके से पढ़ना है मुझे। यदि ये रीजन बना के पढ़ने लग जाओ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, अब इसको खा जाऊंगा इस टॉपिक को, तो टॉपिक आपसे छूटेगा क्या? आईएएस का है, चाहे जहां पूछना हो, एफआर से नहीं गलत करूंगा। ये जिद करके पढ़ाई कर लो, एक बार देखो फिर कैसे वो आपका टॉपिक कमजोर बनता है। बढ़िया से नोट्स बना के बढ़िया मस्त करके उसे पढ़ लो। तो आपको कारण ढूंढने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रांग कारण ढूंढने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, जिसका कारण जितना ज्यादा मजबूत है उसकी सफलता उतनी ज्यादा बड़ी है। आज हम मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलन मस्क के पीछे कारण बहुत बड़े हैं, तब आज वो अंतरिक्ष में जाके मंगल पे भी दुनिया बनाने की बात कर रहा है। उसके रीजन बहुत बड़े हैं अपनी लाइफ में, उसका पर्पस बहुत बड़ा है। एलन मस्क ऐसे एलन मस्क नहीं है। आज उसका रीजन इतना बड़ा था तो सुनीता विलियम्स को उठा लाया यहाँ पे, वापस ले आया अंतरिक्ष से। उसके आप कभी थॉट्स सुनो, हिल जाओगे। हम तो दूर दूर तक, हम तो अपनी घर की आफतों से, अपने एक छोटे सिलेक्शन से, एक छोटे से एग्जाम से, एक छोटे टॉपिक से, छोटे कहाँ कुछ, कहाँ बहुत बड़ा सोच रहे हो आप, वही आपको पूरा ब्रह्मांड लगता है। तो जिसके कारण बड़े हैं वो बड़ा कर जाता है। गांधी के कारण बड़े थे, पटेल के कारण, इतिहास में पढ़ते हुए कैरेक्टर, पटेल का कारण बड़ा था, तब उसने भारत को एकीकृत कर दिया उन्होंने। समझिए बात को। जब अपना रीजन बड़ा करो, जब आप विजन बड़ा करोगे, रीजन बड़ा करोगे, हर चीज के पीछे एक फोर्स होगा आपका कारण, आप किसी भी परिस्थिति से कहीं भी जाके बैठ जाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का कारण बड़ा था, मोदी जी का कारण बड़ा था, तब आज प्रधानमंत्री हैं भाई। आपको क्या लगता है अचानक से कोई व्यक्ति आके बस किसी ने चांदी के चम्मच में दे दिया? जिनका कारण बड़ा नहीं था ना, वो प्रधानमंत्री के बेटे होकर के भी कुछ नहीं बन पाए, ये भी समझ लीजिए। वो डीएम का बेटा बन के भी कुछ नहीं बन पाएगा। सब कुछ काम करता है कारण, आपके पीछे का कारण कितना मजबूत है। आपको क्या लगता है जो ये बॉलीवुड में हीरो हीरोइन है, इनके बच्चों को किस चीज की कमी है? जो जिंदगी आप चाहते हो ना, आपसे 1000 गुनी अच्छी जिंदगी जीते हैं। आप कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन का 1% नहीं बन पाया? शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान का 1% नहीं बन पाया? कभी इस बात को सोचो, क्यों? कारण नहीं है इनके पीछे। कारण बड़ा करो अपना, काम करने का कारण जब बड़ा हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। जो कर रहे हो इसके पीछे का रीजन समझो, फिर नींद नहीं आएगी, फिर थकान नहीं होगी, फिर चीजें स्पष्ट दिखेंगी, जीवन व्यस्त लगेगा। अभी कारण इतने इतने से लेके घूम रहे हो, बस नौकरी हो जाए तो शादी हो जाए, कैसे भी करके एक नौकरी लगे, ये कारण आपका ड्राइविंग फोर्स है। नौकरी लग जाए तो मैं अपने कम से कम 10,000 का खर्चा पूरा कर लूं, घर वालों से मंगवाना बंद कर दूं, ये कारण लेके तो आप चले हो।
घर वाले वैसे भी बंद कर देंगे, टेंशन ना लो, बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने तो दो जिम्मेदारियां। घर वाले कहते हैं कि बेटा कुछ कर लेना, हो गया कारण कंप्लीट, हो गया ना फंड। कारण बड़े करो, रीजन जितना बड़ा होगा। एलन मस्क के 14 बच्चे हैं, कारण बड़ा है उसका। सोचिए अभी कोई एक लास्ट लेटेस्ट अभी हुआ, मैं सरप्राइज, मैंने फिर देखा, कभी आपने देखा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी होता है तो बच्चा लेके अपना बैठा रहता है, 2-3 बच्चे इधर उधर घुमाता रहेगा गोल गोल। ट्रम्प की रैली चल रही थी, वो बच्चा स्टेज में, उन्हें सबको, उसको पता है सब एलन मस्क है। कोई एक मंगल संभालेगा, एक बृहस्पति, एक जुपिटर, एक शनि, एक पृथ्वी, ऐसे संभालाऊंगा। कारण बड़ा है, उसे इतने मस्क बना देने हैं कि वो 1000 ट्विटर खरीद सकें। फिर रीजन जिसके बड़े होते हैं वो बड़े विजन का व्यक्ति होता है। अनंत अंबानी जी का जब मैंने बंतारा प्रोजेक्ट देखा, हिल गया। कारण कि यार जानवरों को भी 5 स्टार लग्जरी देनी है। जब इस सोच के साथ आप चलोगे, अब आपके साथ क्या है, आपका कारण क्या है, 2 टाइम बढ़िया से खाना हो जाए, एक बार जो है लिट्टी चोखा हो जाए, एक बार दाल चावल और भुजिया हो जाए, एक गाड़ी हो जाए ठीक ठाक सी, ज्यादा महंगी नहीं खरीदूंगा, कम से कम नहीं हुआ तो एक मैं जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी हो, एक स्विफ्ट ले लूंगा, डिजायर ले लूंगा, नहीं होगा तो यार इनोवा में बत्ती अच्छी लगती है वो ले लूं। उस माइंडसेट के साथ जब आप चलोगे ना, फिर आप नहीं पहुंच पाओगे। पूजा खेड़कर का मामला आपने सुना होगा, एक लड़की जिसका कारण बहुत छोटा था, उसको ऑडी में बैठना था, उसे बंगला चाहिए था पहले दिन से। कारण जब ये आ जाएगा ना कि मेरे जैसे 1000 बैठे हुए हैं जो परेशान हैं, जो टेंशन में है, जो तनाव में है, एक टाइम का भोजन नहीं था, अभी भी मेरे जैसे बहुत डिस्टर्ब होंगे। कलाम के साथ यही कारण था उनका, मेरे जैसे बहुत अखबार बेचते होंगे, मैं उनके लिए एक मिसाल बनूंगा, उनके लिए कुछ करूंगा। तब फिर वो व्यक्ति जाता है, साइंटिस्ट बनता है, फिर वो जाके राष्ट्रपति तक पहुंचता है। उस धरातल से आप भी हो, आपके पास वो मौका, उसी धरातल पे बैठे हो, कलाम के धरातल पे। अब उस धरातल से आपकी जर्नी क्या होगी, आपका कारण तय करेगा भाई, आपका रीजन तय करेगा कि आप कहां पहुंचोगे। नहीं, जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे। इसलिए अपना कारण बड़ा करो, अपनी सोच बड़ी करो, सेल्फ सेंट्रिक मत रहो और मेहनत करो। घर वालों ने बहुत बहुत सपने सजो रखे हैं, उन्होंने रात दिन सोचते हैं मेरा बेटा ये बनेगा तो ये हो जाएगा। माँ सपने सोचती है, नाना सपने सोचते होंगे, नानी सपने सोचते। सोचो नाना की ज्यादा दिन की दुनिया, नानी की ज्यादा दिन की दुनिया, माता पिता भी, उनसे जाने से पहले कम से कम आप उनके सपनों पे आग भर दो। ऐसा कुछ करो, कुछ बड़ा करो, बड़ा सोचो, छोटे तक सीमित ना रहो, और वो काम सिर्फ मेहनत से होगा। एक गंभीर व्यक्ति बनो, चुनौतियों से डरो मत। मोटिवेशन जैसी और डिमोटिवेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सब कुछ रीजन होता है। हर व्यक्ति, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूं तो मेरा कोई कारण है, उस कारण से मैं क्लास ले रहा हूं। आप यहां बैठे हो तो आपके पीछे भी एक कारण है, एक फोर्स काम कर रही है, पर वो कारण का साइज क्या है, उसका आकार कितना बड़ा है, वो तय करेगा कि मैं कहां पहुंचूंगा, आप कहां पहुंचोगे, बाकी कहां पहुंचेंगे। दशरथ मांझी का केवल कारण बड़ा था, कोई उसे सैलरी नहीं दे रहा था, वो सैलरी के लिए नहीं बैठा था कि कोई आएगा 10,000 रुपए महीना दे जाएगा तुम्हें पहाड़ तोड़ना है। उसका कारण बड़ा था कि इस गांव के लोगों को, मेरी बीबी खत्म हुई है तो वो दोबारा नहीं घटना घटने दूंगा। और 20 साल तक लगातार वो थी छेनियां तोड़े बिना क्या मोटिवेशन मिलता रहा होगा उस व्यक्ति को। गांव में अकाल पड़ गया तो भी वहीं पड़ा है, एक टाइम का खाना देने वाला नहीं था कोई। आप समझो तो, बहुत लोग भरे पड़े, आप आसपास घूमने जाओगे ना पागल हो जाओगे, अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, इस परिस्थिति से लोग निकल के आए हुए हैं। तो सिलेक्शन बहुत बड़ा विषय नहीं है, मुद्दा आपके पास कारण ही छोटे हैं, आप बहुत ओछे कारणों को लेकर के दुनिया में कुछ करने निकले हो। यदि ये कारण के साइज में काम कर लिया जाए, इसके आकार का विस्तार दे दिया जाए, तो हम बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हमारे जैसे ही लोग करके चले गए। भगत सिंह का कारण बहुत बड़ा था। सोचो, एक युवा 21 साल का लड़का नेशनल असेंबली में बम फेंकता है, सिर्फ इसलिए ताकि भारतीयों की आवाज उनके कानों तक गूंजे। फांसी के फंदे में
किस लिए? ताकि आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके कि मौत को मत, देश की आजादी में मौत एक बहुत बड़ा बाधक नहीं बनना चाहिए। इसलिए हंसते हंसते उनकी आंखों में आंखें डाल करके, आजाद का कारण बड़ा था तभी उसने खुद गोली मारी। छू नहीं पाओगे आप। मृत्यु उनके लिए बड़ी चीज नहीं थी। आपने छावा देखी अभी? संभाजी महाराज क्या व्यक्तित्व, बोटी बोटी काट के औरंगजेब ने, लेकिन अंतिम समय तक कि मौत से मत डराओ हमें, ये यातनाएं, ये चीजें बहुत सामान्य सी चीजें हैं। तो जो महान व्यक्तित्व थे उनके आगे तो हम, मुझे लगता है कि एक स्कूल के बाहर पढ़ने वाला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुका है, और आज दुनिया के लिए भगवान है वो। भारत का एक ऐसा संविधान लिख के गए, आसपास के देश फेल हो गए, असफल राष्ट्र घोषित हो गए, लेकिन एक ऐसी मशीनरी बना गए, चाइना भी फेल होता हुआ दिखेगा आपको। आज इतने रेवोल्यूशन चल रहे हैं, पाकिस्तान के 4 ही प्रांत हैं, 4 नहीं संभाले हो रहे। चाइना भी उसी ही बेस पे बना, उसका भी फाउंडेशन वही है, दबा के। हमारे देश के संविधान को एक व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति ने बनाया जो स्कूल के बाहर पढ़ा है। तो करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं, पर कारण बड़े थे ना उनके। उनको पता था कि जो मेरी सोसाइटी में मैंने झेला है वो दूसरा नहीं बनने दूंगा, दूसरा अंबेडकर की परिस्थितियों वाला व्यक्ति नहीं बनेगा। कारण बड़े करो, कारण ही हैं जो आपको महान बनाएंगे, आपके व्यक्तित्व को ऊंचा करेंगे। अब संभवतः आप मेरी बात समझ रहे होगे। अपने कारणों पे काम करिए, अपने रीजंस पे काम करिए, टुटपुंजिया और छोटी सोच लेकर मत घूमिए, और मेहनत करिए। मेहनत का विकल्प नहीं है, सही दिशा में मेहनत करिए, डायरेक्शन अपनी सही करिए, शार्पनेस लाइए, कुल्हाड़ी में धार लगाइए। मौका आएगा वार करने का, लेकिन जब वार करें पता चला वार करें बंदूक में गोली ही नहीं है। भारतीय सेना में हर 7 दिन में, हर महीने में जितने अस्त्र शस्त्र उनको रेडी किया जाता है बकायदा, पूरा कंप्लीट, पूरे कंप्लीट वेपन्स। महीने में, हर महीने डेली पीटी, पहले बॉडी सबसे बड़ा वेपन शरीर है, इसको रेडी करते हैं वो। पर डे पीटी होगी। क्यों होती है पर डे पीटी? आप करते हैं अपने शरीर को डेली रेडी? कभी आपने वर्क किया है? जब सबसे बड़ा अस्त्र यही है, सबसे बड़ा अस्त्र ये है, ये वेपन्स है आपका, तो इसको रेडी करोगे ना, इसके हर एक पुर्जे पे काम करोगे ना भाई आप, इसके ब्रेन पे भी काम करोगे। आपको कभी टहलना ही नहीं है, आपको कभी प्राणायाम करना ही नहीं, आपको कभी मेडिटेशन करना ही नहीं, आपको बस मस्त 8 बजे तक सोना है। फिर उठे, चोखा चावल भुजिया बढ़िया मस्त खाए, उसमें अचार, थोड़ा सा मिर्ची, फिर एक नींद मार दी है कि चलो अब कोई नहीं, एक झटका, कहीं भंडारा हो गया तो आनंद ही आ गया, आज बनाना ही नहीं पड़ेगा, खूब कुंभ में भंडारा खाएंगे। अरे मैं भी आप ही जैसा हूं, मैं कौन सा एलियन हूं, मैंने भी ये जीवन जिया है, 6 महीने चोखा चावल में मैंने जिया है। हाँ, क्या कह रहे थे? कारणों के लिए पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, महापुरुषों की किताबें पढ़िए, बड़े लोगों की किताबें पढ़िए, जिन्होंने 20-20 साल में, बहुत किताबें हैं, मैं एक किताब की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत हैं, बहुत किताबें हैं। मैं किताबों की कितनी बात करूं, अभी यहाँ पे कुछ बहुत सारी किताबें देखो मिल जाएंगी। किताबें, ये देखो एक किताब है, अब आपको लगेगा ये भी कुछ हो सकता है क्या? लिखा है भाई, नेपोलियन हिल की बुक है। ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी थॉट्स हैं। ऐसी बहुत किताबें हैं, भरी पड़ी हैं, किताबें कितनी भी खरीद लो, किताबें ही किताबें, हर कैटेगरी की किताबें हैं। कितनी किताबें चाहिए आपको, पर आप पढ़ोगे नहीं, मुझे ये पता है। आपकी समस्या है। आज देखो मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूँ, ये किताब पढ़ लो, पर्याप्त है ये। अरे ना भाई, कोई भी पढ़ लो, गांधी जी की बायोग्राफी ही है, इसमें बहुत सारे रीजन लिखे हुए हैं देश को आजाद, उससे आप भी रीजन कुछ ना कुछ ढूंढ लो। ये डेल कार्नेगी की एक बुक है, ये हमारे अभी आफत बन के टूट पड़े ट्रम्प साहब ने एक बुक लिखी है, रॉबर्ट कियोसाकी के साथ मिलकर के। स्टीफन हॉकिंग, इससे बड़ा कारण क्या किया इस व्यक्ति ने? पैरालाइज, 70% बॉडी पैरालाइज है। हाँ हाँ, देख लीजिएगा। यू कैन हील योर लाइफ, 500 किताबें हैं। सोचिए अमीर, बस सोचते ही अमीर बन सकते हो, ऐसा भी कुछ फार्मूला? आपको तो ये शॉर्टकट चाहिए, पर इतना आसान। पढ़िए, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी किताबें हैं। देखिए एक ये भी लाइफ है।
ये पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है गीतांजलि। ये भी मतलब आपको तो सब पता है, पूरा ये बकायदा आ जाए गीतांजलि किसने, तुरंत रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी पढ़ भी लो। मुंशी प्रेमचंद की हजारों किताबें आपको पता है, गोदान है, कभी पढ़ लो। कारण मिलेंगे आपको, रीजन मिलेंगे अध्ययन से, स्वाध्याय से, महापुरुषों को पढ़ने से, महापुरुषों को सुनने से। अच्छे एजुकेशन ही आपको कारण देगी, पर आप उनके सानिध्य में जाइए, उसको एक रूटीन में लेकर आइए अपने, इनका सानिध्य तो पकड़िए। आप एक भगवत गीता ही पढ़ने लगे, उसमें हजार कारण दिए गए हैं जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। सब किताबों की एक किताब यदि कोई किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए तो भगवत गीता। ऐसा उस किताब को मैंने 6वीं 7वीं बार लगभग पढ़ रहा हूं उस किताब को, और उस किताब में ये चीजें हैं। सुपर पावरफुल बुक है वो, उससे पावरफुल किताब कोई है ही नहीं। बट फिर भी पढ़िए, स्वाध्याय करिए। आपके होना चाहिए कि यार कम से कम मैंने 200 किताबें पढ़ डाली, 300 किताबें पढ़ डाली। बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं आज के टाइम पे, इतनी सारी ऑडियो बुक्स हैं, कम से कम ऑडियो बुक से ही बुक पढ़ते जाइए, पढ़िए तो सही। आपको कारण मिलेंगे, कारण बताने वाले लोग हैं, रीजन खोजिए, अपने आसपास समाज सोसाइटी में जाइए, कारण ही कारण भरे पड़े। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एक वैज्ञानिक कोई भी इवेंट क्यों कर देता है, एडिसन को क्या मिला था, एक कारण ही था उसके पीछे। फेल होता गया, फेल होता गया, फिर भी लगा रहा पागलों की तरह, क्या उसको वो थी। समझिए बात को। लोगों ने अपनी जॉब छोड़ करके, सुभाष चंद्र बोस ने जॉब छोड़ दिया, जिसके लिए आप लोग पागल हो ना, आईसीएस 4th रैंक, जॉब छोड़ करके कारण मिला, आजाद हिंद फौज तक उस व्यक्ति ने पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर दी। जर्मनी गए, वहां पे आजाद हिंद फौज बना दी, यहां बना दी, सिंगापुर में बना दी, भारत पर हमला भी ब्रिटिश सरकार के लिए। तो लोग कारण दिख रहे हैं, आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास के छात्र को कारण ढूंढना है क्या, बहुत सारे लोग पढ़े हैं आपके पास, प्रेरणा स्रोत ढूंढो ना। राजा राम मोहन राय के पास कारण था, एक कारण ने क्या बदल दिया। दयानंद सरस्वती जी के पास कारण था, तो कारण तो भरे पड़े। विवेकानंद जी के पास कारण था, आप भी कारण बड़ा करिए, करना आप ही को पड़ेगा। इस बात को समझिए, पहले आरओ बनिए। आप लोग कह रहे होंगे सर घुमा फिरा के पहले आरओ बन जाने दीजिए कहीं पता चला इसके चक्कर में हमारा जो है समीक्षा अधिकारी रह गया, हम रिव्यू ऑफिसर भी देखो एक निकल के गया यहाँ से चलो ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग सफल बने, खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आपके तरक्की आए। मैं चाहता हूँ कि कभी भी तनाव के क्षण आए, घबराओ तो मैं आपके साथ हूँ, कभी भी आ सकते हो, मन में दुविधाओं को समाप्त करवा सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा, प्रैक्टिकल मदद करूंगा, जो भी आपके जीवन में सकारात्मकता देने की यदि कोई भी विषय आएगी। और बाकी सफल बनो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए।